सीटेट पेपर 2 एनसीईआरटी की 5वीं श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को, जो कि एसएसटी पेपर 2 सीटेट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट कहता है हमारा, विश्व की सबसे गहरी खान। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, जो कि कहां सिचुएट करता है, साउथ अफ्रीका में। यानी कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी जो गहराई है वो 4 किलोमीटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये दक्षिण अफ्रीका का माइन है जो कि विश्व का सबसे गहरा माइन है और ये 4 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। वहीं बात करें गहरापन की, तो तेल की खोज में इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं धरती के अंदर। बात करें पॉइंट नंबर 2 की, पॉइंट नंबर 2 कहता है हमारा, पृथ्वी के आयतन का यानी कि अर्थ का जितना वॉल्यूम है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.5% पे क्या है, क्रस्ट यानी कि परपटी है। बात करें मेंटल की, तो 16% का हिस्सा जो है वो मेंटल है और बाकी तेरे 83% हिस्सा इसका क्रोड है। जैसा कि डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, ये पूरा मेंटल है जो कि 16% है और बात करें क्रोड की, तो ये कोर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 83%। वहीं बात करें पृथ्वी की त्रिज्या की, त्रिज्या यानी कि जिसको हम रेडियस कहते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है हमारी, 6371 किलोमीटर। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको पेन डाउन कर लें। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, केंद्र यानी सेंटर तक पहुंचने के लिए हमें कितनी खोदाई करनी पड़ेगी, 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल असंभव है। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो मेनली जो हमारे शैल होते हैं यानी कि रॉक है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अग्नेय, जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा है अवसादी, जिसको हम सेडिमेंट्री कहते हैं। और तीसरा है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो शैल है उसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है इग्नियस रॉक, जिसको हम अग्नेय शैल कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी, और तीसरा आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, ये है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित शैल। बात करें अगले पॉइंट नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे है, पृथ्वी की परपटी यानी कि क्रस्ट, ये किससे मिलके बनी है, बहुत सारे खनिज पदार्थों से मिलके बनी है। इसी को हम क्या कहते हैं, शैल यानी कि रॉक कहते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की, क्या कहा गया है, ये जो द्रवित मैग्मा है जिसको हम लावा भी कहते हैं, ये ठंडा होके क्या होता है, ठोस बन जाता है और इस प्रकार से जो शैल बनता है उसको हमने क्या नाम दिया है, आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस रॉक। इसको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और आग्नेय शैल भी 2 प्रकार के हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ये देखिए डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, ये ज्वालामुखी है और इसमें से लावा निकल रही है, यानी कि आग से बनने वाला जो शैल है उसको हम इग्नियस यानी कि आग्नेय शैल कहते हैं। फिर ये क्या है, बाहर आके जम रहा है और जम के ठोस बन रहा है और ठोस होके क्या बना रहा है, इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय शैल बना रहा है। अब इग्नियस रॉक के भी 2 प्रकार है, कुछ ज्वालामुखी फट के लावा बाहर निकलता है, इससे जो बनता है इसको हम कहते हैं बहिर्भेदी, और कुछ अंदर ही जम जाते हैं इसको हम कहते हैं अंतर्भेदी शैल। बात करेंगे अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7 हमारे स्क्रीन पे है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पे आता है, यानी कि जब मोल्टन मैग्मा पिघल के पृथ्वी की सतह पे आता है तो ये ठंडा बन के ठोस बनता है। और इस प्रकार जो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार के शैल को हम क्या कहते हैं, बाहर आके जो गिरता है उसको हम बहिर्भेदी यानी कि एक्सट्रूसिव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार पे जो बेसाल्ट शेल हैं, ये बहिर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है। बात करें पॉइंट नंबर 8 की,
तो यही मैग्मा जब धरती के अंदर ही, ज्वालामुखी अंदर ही जम जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। और ये भी धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस बन जाता है और ये बड़े दाने होते हैं। जो बाहर के हैं वो छोटे दाने हैं और जो अंदर ही जम जाते हैं इसको हम कहते हैं बड़े दाने। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ये एक अंतर्भेदी आग्नेय शेल का एग्जाम्पल है। बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो दिया हुआ है जो शेल है यानी कि जो रॉक्स हैं ये लुढ़ककर टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन कणों को हम क्या कहते हैं, अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स। डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं ये पत्थर के जो टुकड़े थे ये लुढ़कते गए, टूटते गए और छोटे छोटे पीसेस में टूट गए। इसको हमने क्या कहा है, सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद का नाम दिया है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 हमारे स्क्रीन पे है। अब जब टूट जाता है तो फिर क्या है, हमारे अर्थ पे हवा चलती है, पानी बहता है, ये सब क्या होता है कि ये छोटे छोटे अवसादों को बहा के एक जगह पे लाके सबको जमा होकर देते हैं। अब जब ये टकराते हैं, जब ये उलटते पुलटते हैं, गिरते पड़ते यहाँ तक पहुंचते हैं तो इसके साथ बहुत से छोटे मोटे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े दब के मर के वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और एक जगह आके ये सारे के सारे शेल जो हैं वो जम जाते हैं। और इस प्रकार के जो शेलों को हम क्या कहते हैं, अवसादी शेल यानी कि अवसाद से जो बने हैं वो अवसादी शेल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा शेल है जिसके अंदर हमें जीवाश्म मिलते हैं यानी कि जीवों के अंश मिलते हैं, तो वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी शेल है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 हमारे स्क्रीन पे है। अब यही आग्नेय और अवसादी शेल हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, अब मान लो कि ये अवसादी शेल है, फिर इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गई, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वालों पे दबाव बन रहा है। दबाव के कारण यही जो शेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ये चिकनी मिट्टी यानी कि स्लेट लाइम, स्लेट और चूना पत्थर, संगमरमर यानी कि मार्बल्स इसी के उदाहरण हैं कायांतरित शेल के, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे शेल चक्र यानी कि रॉक साइकिल को। तो क्या कह रहा है, एक शेल से दूसरे शेल में जो चेंजेस होने की क्रिया है इसको हमने क्या कहा है, शेल चक्र यानी कि रॉक साइकिल कहा है। यानी कि यहाँ से हम क्या पता कह सकते हैं कि एक शेल से ही दूसरे शेल का निर्माण हुआ है। ये देखिए ज्वालामुखी की हेल्प से आप देख सकते हैं, ये ज्वालामुखी है, ये फट रही है और इसमें से लावा बाहर निकल रही है। जब लावा बाहर निकल रही है तो यही लावा ठंडी होके जम गई है, ठोस हो गई है और क्या बना दिया है, आग्नेय शेल यानी कि इग्नियस रॉक का रूप ले लिया है। यही इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे पीसेस में टूट रही हैं तो अवसाद बना रही हैं जिसको हमने सेडिमेंट्स कहा है। और फिर यही अवसाद जब लुढ़क के पानी द्वारा, नदी द्वारा एक जगह पे जमा होती हैं, साथ में जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को मारते हुए, तो बनाती हैं सेडिमेंट्स रॉक जिसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और फिर जब इसी सेडिमेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर या फिर इग्नियस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, एक समय होने के बाद यही सेडिमेंट्री रॉक यानी यही अवसादी पत्थर जो हैं ये क्या बना देते हैं, कायांतरित शेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक का नाम लेते हैं। फिर यही मेटामॉर्फिक रॉक आगे पिघलेंगे और फिर से क्या बनाएंगे, लावा बनाएंगे। और इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसीजर है ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम रॉक साइकिल या फिर शेल चक्र के नाम से जानते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 13 की, शेल विभिन्न खनिजों से मिलके बनी हुई है, यानी कि जितने शेल हैं उसका अपना एक फिक्स मिनरल्स होते हैं और ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इनका एक फिक्स्ड भौतिक यानी कि फिजिकल गुणधर्म है और इसका एक फिक्स्ड रासायनिक यानी कि केमिकल मिक्सचर होता है। बात करें पॉइंट नंबर 14 हमारे स्क्रीन पे है,
कुछ खनिज ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, कुछ का उपयोग तो हम लोग किसकी तरह करते हैं, ईंधन की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी। इसका उपयोग औद्योगिक, औषधि और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में भी होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन से खनिज हैं हमारे, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे उदाहरण हैं इंपॉर्टेंट खनिजों की। बात करें पॉइंट नंबर 15 हमारे स्क्रीन पे है, हमारा जो स्थल मंडल जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ये बहुत सारे प्लेटों में डिवाइड है, अलग अलग टुकड़े हैं प्लेटों के, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट यानी कि लिथोस्फेरिकल प्लेट के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 16 हमारे स्क्रीन पे है, स्थल मंडल प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहते हैं, यानी कि ये धीरे 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 जो है ये मूवमेंट करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और ये गति क्यों करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया धरती के अंदर से क्या निकल रही हैं, ज्वालामुखी निकल रही हैं। तो वो जो अंदर जो मैग्मा पिघला हुआ है उसकी गति के कारण पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो भी चारों तरफ मूव करती हैं, लेकिन बस हमें उसका मूवमेंट पता नहीं चलता। कभी कभी पता चलता है जब हमें भूकंप, जब बहुत तेज से जो है ये गति होती है। तो बात करें पॉइंट नंबर 17 की, प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं और इसी की गति के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पे चेंजेस हो रहे हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर भाग में हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं अंतर्जनित यानी एंडोजेनेटिक फोर्स, यानी कि जो मूवमेंट पृथ्वी के प्लेट्स के अंदर घट रहे हैं उसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स यानी कि अंतर्जनित बल के नाम से जानते हैं। और जो पृथ्वी के बाहर हो रहे हैं, अब अंदर कौन कौन सी गति हो रही है, तो अंदर हमारा भूकंप आ रहा है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, अंदर ही हमारा वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना हो रहा है। बाहर क्या क्या हो रहा है, जो बाहर फोर्स लगने की वजह से हो रहे हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम बहिर्जनिक यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, जैसे कि हवा का उड़ना, ठीक है, या नदी द्वारा बहा के ले जाना। तो ये सब क्या है, ये सब बहिर्जनिक बल का एक उदाहरण है। बात करें पॉइंट नंबर 18 की, तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लग जाते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया शैल के प्रकार को, जिसमें हमने डिस्कस किया ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी है क्या एक्चुअल में, ये पृथ्वी की सतह पे एक खुला हुआ छोटा सा छिद्र है जिसमें से कभी भी पिघले हुए जो पदार्थ, जो कि लावा कह लीजिए, गर्म आग कह लीजिए, वो बाहर आने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 19 ऑन द स्क्रीन, भूकंप को डिस्कस करेंगे। यही स्थल मंडलीय प्लेटें जब आपस में घूमती हैं तो आपस में टकराती हैं, कन्वर्जेंट करती हैं, तो ये क्या होने लग जाती हैं, आपस में कंपन होने लग जाता है, और इसी कंपन को हम भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, जिससे हमें बड़े लेवल पे जान माल हानि का नुकसान होता है। बात करें पॉइंट नंबर 20 की, और यहाँ हम देखेंगे कि भूकंप कैसे स्टार्ट होता है। तो भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट के ठीक, ये हमारा क्रस्ट है, भूपर्पटी है पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसपे हम रहते हैं, है ना। इसके ठीक नीचे जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस यानी कि उद्गम केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहीं से जो प्लेट्स हैं वो कंपन करना स्टार्ट करती हैं और यहीं पे जो है वो भूकंप यहाँ से शुरू होता है। अब इसी उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एरिया जो हमारे पर्पटी को टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम अधिकेंद्र यानी कि एपीसेंटर के नाम से जानते हैं। अब देखो ये जो एपी सेंटर है ये हमें फील हो रहा है ना, क्योंकि यही क्या कर रहा है, हमारे अर्थ को टच कर रहा है। अब इस एपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र के जो आसपास वाले एरियाज हैं, यहाँ पे भूकंप ज्यादा फील होंगे। इस एरिया में भूकंप की जो कंपन है वो ज्यादा महसूस होगी, भयावह भूकंप आएगा।
और जैसे जैसे इस अधिकेंद्र से हम दूर होते जाएं, भूकंप की जो गति है या प्रभाव है वो कम होता जाएगा। बात करेंगे इसी के साथ पॉइंट नंबर 21 की। पॉइंट नंबर 21 हमारा कहता है, यही बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया, अधिकेंद्र के निकट, यानी कि ये हमारा एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके जो पास वाले एरियाज हैं, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप के झटके, भयावह भूकंप आती है, जबकि जैसे जैसे इससे दूर होते जाएं, भूकंप की जो महसूस है, भूकंप का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। Hope you understand the concept of earthquake. Come on the next point, that is point number 22 हमारी स्क्रीन पे है, जहां पे हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगे यानी कि अर्थक्वेक के वेव्स की। तो ये 3 प्रकार की होती हैं तरंगे। एक है पी वेव्स जिसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा है एस वेव्स जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ, और तीसरा है हमारा एल तरंगे या फिर एल वेव्स जिसको हम पृष्ठीय तरंगों के नाम से जानते हैं। डायग्राम की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है इसको हमने क्या कहा है, पी वेव्स। इसके अलावा ये जो लाइंस हैं इसको हमने क्या कहा है, ये हमारी जो है वो एल वेव्स हैं, जबकि ये वाली जो इधर के साइड है इसको हमने कहा है एस वेव्स। तो ये पॉइंट आपको मार्क करके रख लेना है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो 3 प्रकार के हैं, पी, एस और एल। पी का मतलब हम कहते हैं अनुदैर्घ्य, एस को हम कहते हैं अनुप्रस्थ, बात करें एल की तो एल को हमने पृष्ठीय तरंगों का नाम दिया है। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 22 को एंड करते हुए शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 23 हमारे स्क्रीन पे है। पहले के टाइम पे लोग भूकंप का अनुमान लगाते थे, पता चल जाता था। आज के टाइम पे भी अगर हम ऑब्जर्व करें चीजों को ध्यान से, तो जो स्थानीय लोग हैं यानी कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो कुछ नॉर्मल तरीकों से भूकंप का भी पता लगा लेते हैं। जैसे कि वो देखेंगे समुद्र में, अरे मछलियां बहुत विचलित हो रही हैं, क्यों विचलित हो रही हैं मछलियां, हो सकता है भूकंप आ रहा हो। सांप धरातल पे आ रहे हैं, जानवर जो ये तालाब के जानवर हैं वो गति कर रहे हैं। तो इन सब को ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। बात करें पॉइंट नंबर 24, भूकंप का मापन यानी कि मापते किससे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पेन डाउन करके रख लें आप लोग। भूकंप का मापन एक यंत्र यानी एक मशीन से करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भूकंप मापी यानी कि सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। यहीं पे हम पता लगाते हैं कि भूकंप आया है। भूकंप को मेजर करने का जो यंत्र है वो भूकंप मापी है। पॉइंट नंबर 25 की बात करेंगे और बात करेंगे हम रिक्टर स्केल की। तो ये रिक्टर स्केल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम भूकंप की तीव्रता की बात कहूं तो फ्रीक्वेंसी यानी कि जिससे हम भूकंप की फ्रीक्वेंसी मापते हैं, तीव्रता मापते हैं कि जो भूकंप है वो किस गति से आ रही है, कम गति है या तेजी से आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि तीव्रता। और उस मापने वाले यंत्र को हम रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। ये देखिए 0 से लेके 9 तक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, जिसमें 0, 1, 2, 3 का मतलब है मीडियम, 4, 5, 6 में बहुत, 4, 5, 6, 7 में एकदम डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही मच जाती है, और 7, 8 और अगर 9 आ गया तब तो भैया धरती ही पलट जाएगी। बात करें पॉइंट नंबर 26 की, सेम पॉइंट जो भी मैंने आपको समझाया, जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है, ये देख सकते हैं लाइन आपकी, ये 2 नंबर की लाइन है, इससे कम वाले हैं। तो अगर भूकंप 2 से कम आता है तो कोई प्रभाव नहीं रहता है। बात करें आगे की, तो जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वहां पे भयानक स्थिति शुरू हो जाती है, क्षति होना शुरू हो जाती है, बिल्डिंग्स गिरने लग जाते हैं, तबाही मचना शुरू हो जाती है। और अगर 6 से ज्यादा, ये देखिए ये 5 वाला पॉइंट है, यहां से भूकंप एकदम डिजास्टर होने लग जाता है। अगर 6 और 7 की बात करें तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आता है। बात करें पॉइंट नंबर 27 की, भूदृश्य पे जल, पवन,
एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम लोग अपर्दन यानी कि इरोजन कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी पे जब पानी, हवा या फिर बर्फ के टुकड़े हम मिट्टी को क्या करते हैं, एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह लाके डाल देते हैं, तो इसको हम इरोजन यानी कि क्षय कहते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 28 की, तो अपर्दन यानी कि इरोजन और निक्षेपण यानी कि डेपोजिशन के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पे क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि ये पूछा जाए कि जो पृथ्वी की अलग अलग आकृति है, शेप्स है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी एरिया है, कहीं कोस्टल यानी कि तटीय एरिया है, ये किस वजह से, तो ये अपर्दन और निक्षेपण की वजह से यानी कि एरोजन और डेपोजिशन की वजह से पृथ्वी के अलग अलग आकार का निर्माण होता है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 29 हमारे स्क्रीन पे है। जब नदी मैदानी एरिया में प्रवेश करती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल गंगा को ले ले, तो गंगा मैदानी एरिया में कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा क्या होती है, मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। तो जब नदी मैदानी एरिया में प्रवेश करती है तो वो ऐसे मुड़ मुड़ के, डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, मुड़ मुड़ के जो है वो आगे बहती हैं, और इसी बड़े बड़े मोड़ों को हम किस नाम से जानते हैं, विसर्प यानी कि मिएंडर्स के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 30 हमारे स्क्रीन पे है। जब यही मुड़ती है तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो इस बड़े से नदी लूप से अलग कट जाती हैं, और इस अलग कटने वाले नदी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे मिएंडर्स विसर्प हैं, इसी में से क्या हो गया, कुछ अलग से कट गए, कुछ अलग कट के अलग हो गए, इसको हम चाप झील या फिर ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। और नाउ नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 31, जो कि कहते हैं नदी के उत्तर तटों को हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। यानी कि ये वाला जो बिल्कुल साइड का पानी है उसको हमने किस नाम से जाना है, तटबंध, यानी कि उत्तर तटों को हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 32 की, जो कि क्या कह रहा है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह है, यानी कि नदी की जो गति है, नदी का जो फ्लो है, वो धीरे धीरे अलग हो जाता है और बहुत सारे धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसको आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ तक तो नदी साथ में आई है, उसके बाद एक धारा इसकी इधर चली गई, दूसरी धारा ये है, अलग अलग धाराएं बट गई। इस धाराओं को हमने वितरिका कहा है और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां, यानी कि जो मिलके एक बड़ी नदियों का निर्माण करते हैं, जैसे कि ये हमारा घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सभी मिलके क्या करती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी कहेंगे। जबकि ये जो टूट रही हैं नदियां, इसको हम क्या कहते हैं, वितरिका यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 33 हमारे स्क्रीन पे है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल। और ये एंजल कहाँ पे है, ये एंजल लाई करता है वेनेजुएला के अंदर, जो कि वेनेजुएला क्या है, एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर, जहां का वाटरफॉल यानी कि जहां का जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से फेमस है। डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, यही हमारा एंजल वाटरफॉल है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 34 हमारे स्क्रीन पे है। प्रत्येक वितरिका यानी कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, वो अपने मुहाने पे क्या करती हैं, सभी अवसादों को जमा करती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 35 कहता है हमारा, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर यानी कि स्ट्रेट उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को हम क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। यानी कि ये समुद्र के अंदर बनने वाली अलग अलग आकृतियां हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 36 की, समुद्री तरंग के अपर्दन यानी कि इरोजन और निक्षेपण की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की स्थल कृतियां यानी कि शेप्स बनती हैं। जब समुद्री तरंगे लगातार पत्थरों से टकराती हैं
तो इससे दरार विकसित होता है। ये देखो दरार विकसित हो रहा है, जैसा कि आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम ये जो दरार है ये और भी ज्यादा विकसित हो जाती हैं और गुफा बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं समुद्री गुफा। बात करेंगे पॉइंट नेक्स्ट, जो कि पॉइंट नंबर 37 है। अब ये जो समुद्री गुफा है ये और बड़े होते हैं तो केवल और केवल छत ही बच जाती है, यानी कि ये नीचे का सारा हिस्सा देख सकते हैं इस डायग्राम में और इस डायग्राम में, ऊपर का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम स्टैक के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 38 हमारे स्क्रीन पे है, जो कि क्या कह रहा है? हिमनद और हिमानी यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं इसे क्या कहते हैं? हम बर्फ की नदियों के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 39 पे। तो जो हिमनद हैं वो क्या करते हैं? गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, और जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने लग जाते हैं तो इन्हीं गर्त में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है और ये सुंदर सुंदर लेक्स यानी कि झील बनाते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 40 की, जहां पे हम देखेंगे डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में बनने वाले अलग अलग स्थलकृति। तो रेगिस्तान में क्या होता है? हवा चलती है, जिस वजह से अपर्दन यानी कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह उड़ना, और निक्षेपण यानी कि एक जगह सारा का सारा मिट्टी जमा होना। इससे क्या देख सकते हैं आप? अलग अलग आकार के शेप्स बनते हैं, जिसको हम छत्रक कहते हैं। कॉमन भाषा में इनको हम छत्रक शैल भी कह देते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 41 की, जो कि हमसे क्या कह रहा है? जो पवन है वो चलने पे क्या करती हैं? रेत को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो ये छोटा सा पहाड़ी बना लेते हैं, इसी को हम बालू टिब्बे के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी आकृतियां रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में बनने वाली हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये बालू टिब्बा किस प्रकार की स्थलकृति है, तो आपको बताना है कि ये रेगिस्तान में बनने वाली स्थलकृति है। बात करें पॉइंट नंबर 42 की, तो जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो हवा क्या करती है? उसको उड़ाकर दूर ले जाती है और ये बड़े से एरिया में जमा हो जाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लोएस के नाम से जानते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, तो चाइना में बड़े बड़े लोएस पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 43, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जितनी ऊष्मा है उसको पृथ्वी पे रोक के क्या करती है? ग्रीन हाउस यानी कि गर्मी प्रदान करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से गैस को ग्रीन हाउस कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब ये क्या करती है? ये हमारे पृथ्वी को गर्म रखती है, और अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, और ठंड के कंडीशन में भी हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। बात करें पॉइंट नंबर 44 की, तो फैक्ट्री और कार के धुएं से क्या होता है? हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता है और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है, और इस कंडीशन को हम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन कहते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 45 की, और अगले गैस को डिस्कस करेंगे जो कि नाइट्रोजन है। तो हम सभी जानते हैं वायुमंडल में से सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है, और पौधों के लाइफ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसको इनडायरेक्ट तरीके से जड़ों के द्वारा इसको कंज्यूम करता है। बात करें पॉइंट नंबर 46 की, तो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल का 78% इसी गैसों से बना हुआ है, और पौधों को अपने जीवन के लिए इस गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं लेते हैं, बल्कि क्या होते हैं? मिट्टी के अंदर जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसको यूज करते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 47 की, और अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, जिसको हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो सांस लेते हैं।
तो मनुष्य और पशु इससे सांस लेते हैं, जबकि हरे पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं। एट द सेम टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और पेड़ पौधे इसको कंज्यूम करते हैं, जिससे वायुमंडल में बैलेंस बना रहता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 48 की, तो जो हरे पादप हैं वो भोजन के रूप में किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मनुष्य क्या कर रहा है, उसको छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, पेड़ पौधे उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो गैस है वो बराबर संतुलन में बना हुआ है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 49 की, तो जो कि हमसे कहता है वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी डिपेंड करती है। यानी कि अगर जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, वहां पे भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा राजस्थान हो गया या फिर द्रास एरिया हो गया। इसके अलावा ढाल, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे भी क्या होंगे, कोई भी वनस्पति नहीं उगेगी। मिट्टी पे भी डिपेंड करती है, जहां उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, इन्हीं पे क्या होता है, वनस्पति उपजती है। जो मिट्टी जो बंजर होती है उन पे किसी प्रकार का कोई भी वनस्पति ग्रो नहीं करता है। और आज के अंतिम पॉइंट नंबर 50 की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियों के फॉर्म में हम लोग वर्गीकृत क्लासिफाई करते हैं। जो वन है वो क्या करते हैं, तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर हो, बारिश हो, वहां क्या होंगे, वन होंगे। बात करें घास स्थल की, तो यहाँ पे मीडियम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। और अगर यही आपको समझा दूं, कटीली झाड़ियां, तो जो रेगिस्तान है, राजस्थान है, जहाँ पे बारिश ना के बराबर या शून्य होती है, उस जगह पे हमें कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलती है। इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 पॉइंट्स कवर होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।